व्यक्ति 4 लोगों की हत्या कर देता है और हत्या 4 लोगों की हत्या के बाद वो 5 लोगों की हत्या और करना चाहता है। इस हत्या के लिए वो पूरी कोशिश भी करता है और सभी को घर में बुला-बुला कर मारने की कोशिश करता है, जैसे कि 4 हत्याएँ उसने पहले की थी। वो अपनी पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन जो ये लास्ट वाली 5 हत्याएँ वो जो करना चाह रहा था, वो उसमें कामयाब नहीं होता है। हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि उसे वहाँ से भागना पड़ जाता है और उसके बाद जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और जो वो खुलासा करता है, तो सबको बहुत अचंभा होता है क्योंकि जिन 4 लोगों की उसने हत्याएँ की थी, उनका तो कोई दोष ही नहीं था और ना ही उससे कोई दुश्मनी थी। बस यूँ ही उसने कत्ल कर दिए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है वो है झारखंड के जमशेदपुर शहर की और वहाँ का एक थाना लगता है कदमा, वहाँ की ये सच्ची घटना है। इस टाटा स्टील कंपनी का एक कर्मचारी जो कि फायर ब्रिगेड का काम संभालता था, जिसका नाम दीपक कुमार था, वो कई दिनों से एक वेब सीरीज देख रहा था। वेब सीरीज जिसका नाम होता है पाताल लोक। इस वेब सीरीज में कई खौफनाक तरीके से मर्डर की कहानी दिखाई जा रही थी। उसमें जो वो उसको एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। उसमें एक कैरेक्टर होता है जो हथौड़ा लेकर मर्डर करता है और हथौड़े से जब लोगों को मार देता था, वहां से जब खून बहता था तो बड़े प्यार से इत्मीनान से वहां बैठकर उस खून को देखता और साथ ही जो इंसान मर जाता उसकी आंखों में आंखें डालकर इत्मीनान से उसको देखकर बहुत अच्छा उसको फील होता, ऐसा उस वेब सीरीज में दिखाया गया था। और यहीं से पता नहीं अचानक दीपक के दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी इसी तरीके से मर्डर करूं। अब उसके दिमाग में इस शैतानी को दिमाग में ये चीज बैठ चुकी थी कि उसे भी ये सब करना है। 21 अप्रैल की बात है। वो सुबह लगभग 5 से 5:30 बजे के आसपास उठता है। उसकी वाइफ भी उठती है। दोनों आपस में बात करते हैं, बातचीत करते हैं। खैर की बातचीत का सिलसिला खत्म होता है। समय सब लगभग 8:30 बजे का हो चुका था। उसकी बीबी एक जगह आराम से बैठी थी। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न इसे अभी मार दिया जाए और वो अंदर जाता है, जिसका बंदोबस्त उसने पहले ही कर लिया था। वहां से एक हथौड़ा लेकर आता है और अपनी पत्नी के ऊपर जितना जोर से वो मार सकता था, उतनी जोर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब पत्नी की मौत हो जाती है, उसे वो घसीट कर एक कमरे के अंदर रख देता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद काफी देर तक वो इत्मीनान से बैठा रहता है और सोचता है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी जो 2 बच्चियां थी, जो बेटियां थी, जिसमें से एक का नाम होता है वैष्णवी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी, और दूसरी बेटी का नाम था दिव्या, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास थी। सुबह का वक्त था। दोनों ही बिस्तर पे इत्मीनान से बेफिक्र होकर सो रही थी। उन्हें तो कुछ अंदाजा भी नहीं था कि उनकी माँ का कत्ल हो चुका है और अभी उनकी बारी है और उनका खुद का बाप हैवान बन चुका है। वो दोनों आराम से सो रही थी। तभी दीपक हथौड़ा लेकर उसके कमरे में जाता है और दोनों बच्चियों के सिर पर एक एक हथौड़ा जोर जोर से मारता है। ब्लड निकलने लगता है। दोनों बच्चियां तड़पने लगती हैं, रोने चीखने चिल्लाने लगती हैं और जैसे ही आवाज निकलने लगती है तो वो तुरंत ही दोनों बच्चियों का मुंह तकिए से दबा देता है और तब तक दबा के रखता है जब तक कि उनका शरीर शांत नहीं पड़ जाता, उनकी मौत नहीं हो जाती। और जब दोनों की मौत हो जाती है, तकिया हटाता है और वहीं बिस्तर पर उसी हाल में छोड़ देता है। आके बैठता है। थोड़ी देर वो कुछ सोच विचार करता है। उसके बाद वो घर के बाहर निकलता है और एक ही शहर में उसका ससुराल था, थोड़ी दूर का डिस्टेंस था और वो अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल जाकर वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसे देखकर कोई
सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये इंसान अपनी बीवी और बच्चों का कत्ल करके आया है। ससुराल जाता है, सबसे अच्छे से बात करता है, नमस्ते वगैरह करता है। अब दामाद ही था, दामाद का आदर सत्कार किया जाता है। उसे सास पूछती है कि बेटा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? कहता है हाँ, सब बढ़िया है। थोड़ी पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं ज्वेलरी लेने आया हूँ। कृपया जो यहाँ पे हमारी ज्वेलरी रखी हुई है, हमें दे दीजिए। सास कहती है ठीक है। ससुर भी कहते हैं कि है तो बेटा वो आपकी ही अमानत, सुरक्षित रहे इसलिए यहाँ रखी हुई थी, आप ले जाइए। सास निकाल कर ज्वेलरी दे देती है और दीपक वो ज्वेलरी लेकर सीधे अपने जो ज्वेलर्स होता है, जहाँ से वो हमेशा अपनी बीवी और बच्चों के लिए जो भी ज्वेलरी बनवाता था वहीं से बनवाता था, और उसी ज्वेलर्स के पास जाता है। उससे कहता है कि इन ज्वेलरी का आप मुझे कितना पैसा दोगे, मुझे पैसों की जरूरत है। ज्वेलर्स कहता है कि इन ज्वेलरी की जो कीमत है वो लगभग 4.5 लाख है, लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल इतना कैश नहीं है। मेरे पास 3 लाख के आसपास कैश है, वो आप ले लो और 1.5 लाख आप बाद में ले लेना। और ऐसा करके दीपक ये सौदा डन करता है, वहां से 3 लाख रुपए लेता है और निकल कर सीधे घर आता है। अब जब वो घर पहुंचा ही था, तभी जो उसकी 10 साल की बेटी दिव्या थी, उसकी ट्यूशन टीचर जिसका नाम रिंकी घोष बताया जा रहा है, वो वहां पर आ जाती है। घर के अंदर वो जैसे गई थी रिंकी घोष, और यहाँ से उसका दीपक, दोनों आमने सामने टकरा जाते हैं। अब हालांकि रिंकी को ये पता नहीं था कि घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई हैं। नॉर्मली वो जैसे फेस टू फेस टकराते हैं, तो दीपक कहता है कि मुझे तुम्हारे स्कूटी की चाबी चाहिए, क्योंकि वो घर का अंदर था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि मुझे चाबी देगी या नहीं, इसलिए उसके पास एक धारदार हथियार वो रखता है, क्योंकि उसको डर था कि अगर कहीं से किसी को कुछ अंदेशा हुआ तो उसका काम वही तमाम कर दूंगा। और वो चाकू की नोक पर रिंकी की स्कूटी की चाबी लेता है और रिंकी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। अब रिंकी को उसने जिस कमरे में बंद किया था वो उसकी बेटियों का ही कमरा था, और रिंकी जब अंदर जाकर देखती है कि दोनों बेटियां मरी हुई वहां पड़ी हैं, उसकी चीख निकल जाती है, चिल्लाने लगती है। और दीपक इससे गुस्सा होकर कि ये सबको पता न चल जाए, वो तुरंत जाता है और रिंकी की भी हथौड़े से मार मार कर हत्या कर देता है। रिंकी की उम्र लगभग 21 से 22 साल के आसपास थी, और वो देखने में भी काफी सुंदर थी। अब दीपक के दिमाग में पता नहीं ये ख्याल कैसे आता है, कब उसका नजरिया बदल जाता है कि मुझे इसके साथ गलत काम करना चाहिए। और जब रिंकी मर जाती है, वो उसके कपड़े निकालता है और उसके साथ अपने संबंध बनाता है, यानी उसका की रेप करता है। और रेप करने के बाद रिंकी की बॉडी को बेड के अंदर डाल देता है और वहां से वो निकल जाता है। 5-10 मिनट इधर उधर घूमने के बाद वो तुरंत घर आता है, और आकर अब लगभग 11:30-12 बजे का वक्त हो चुका था। आकर के वो अपने भांजे को फोन करता है। भांजे को कहता है कि अपने परिवार सहित आप घर पर आओ, आप सबका आज का खाना यही है। तुम्हारी मम्मी ने तुम सबके लिए बड़े प्यार से खाना बनाया, इसलिए आज सब लोग लंच यहीं करेंगे। भांजा कहता है ठीक है, हम आ जाएंगे। और जब 1 बजे तक वो वेट करता है, अभी तक भांजा और उसकी फैमिली नहीं आए थे, वो वापस फोन करता है कि तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं। भांजा कहता है कि बस आ ही रहे थोड़ी देर में। और वो थोड़ी देर में भांजा अपनी पत्नी और उसकी 1 साल की एक बेटी थी, वो और उसका 1 साला जो अभी किसी काम के चलते यहीं आया हुआ था उसके घर, जिसका अंदेशा दीपक को नहीं था कि उसका साला भी साथ में होगा। वो चारों लोग दीपक के घर के बाहर पहुंचते हैं। बच्ची छोटी थी, वो टॉयलेट कर देती है, तो जो भांजे की बीवी होती है वो तुरंत घर के अंदर जाती है और वॉशरूम में चली जाती है बच्चे को साफ करने के लिए, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। और जो भांजा होता है और उसका साला दोनों बैठक में बैठ जाते हैं।
अब दीपक वहीं खड़ा होता है और थोड़ी ही देर में दीपक अंदर जाता है और अपने हाथ में पीछे अपनी जो हथौड़ी उसने बना रखी थी उसको छुपा के आता है पास में और अपने भांजे के ऊपर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। हालांकि अब वो जवान भांजा था, वो अपने ऊपर होते हुए प्रहार को देखकर वो रोकने की पूरी कोशिश करता है। साथ में उसका साला होता है, वो भी दोनों मिलकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं और चिल्लाना चीखना भी शुरू हो जाता है। आवाज सुनकर जो पत्नी बाथरूम में थी वो भी अपनी बच्ची को लेकर बाहर निकलती है और दीपक दौड़ते हुए हथौड़ा लेकर उसकी बच्ची को भी मारता है। हालांकि बहुत मामूली सा उसको चोट आया था बच्ची को, क्योंकि ज्यादा जोर से उसको लग नहीं पाई थी। और इस तरीके से तीनों लोग उससे भिड़ जाते हैं बचाव के लिए और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो तुरंत बाहर निकलते हैं और चारों अपने कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। हालांकि अभी तक जो भांजा और उसकी फैमिली आई थी उन चारों को कोई अंदेशा नहीं था कि इसने अपने बीवी, बच्चे और ट्यूशन टीचर की हत्या कर दी है या घर के अंदर कोई लाश भी है। अब वो वहां जाकर हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। तभी ये सब करते करते पूरा दिन निकल जाता है। शाम का वक्त हो चुका था, लगभग 4-5 बजे का वक्त हो चुका था। अब जो ट्यूशन टीचर थी रिंकी घोष, वो अपने घर नहीं पहुंचती है, तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं लेकिन कहीं से रिंकी का कोई पता नहीं चलता। और अब वो ढूंढते ढूंढते उसे दिव्या के यानी कि दीपक के घर पहुंचते हैं, जहां वो ट्यूशन पढ़ाने का बोलकर घर से निकले थे। और जब वो घर पहुंचते हैं, दीपक घर से भाग चुका था, वो घर में था नहीं। और जब दरवाजा खोलकर अंदर देखते हैं, सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा होता है, साथ ही उसकी बीवी, बच्चियों की लाश पड़ी होती है। वो समझ जाते हैं कि हो न हो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो जरूर हुआ है। हालांकि उनकी बेटी की लाश वहां नहीं मिलती है। वो लोग तुरंत ही पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और छानबीन शुरू होती है। पहले तो तीनों बॉडियों को निकाला जाता है, फिर इनकी घोष की छानबीन शुरू होती है और ऐसा करके हर एक जगह तलाश करने की कोशिश की जाती है कि कहाँ छुपा सकता है वो। और जब बेड को उठाकर देखा जाता है तो वहां पर रिंकी घोष की लाश पड़ी थी अर्धनग्न अवस्था में, और जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि रिंकी घोष के साथ रेप किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और साथ ही दीपक को ढूंढने के लिए पुलिस जद्दोजहद शुरू करती है। लेकिन 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। इसके अलावा दीपक के जो करीबी रिश्तेदार थे, जो दोस्त थे, उन सभी के नंबर्स को भी सर्विलांस पर रखा जाता है कि अगर दीपक किसी से कांटेक्ट करे तो पता लगाया जा सके। साथ ही पुलिस दीपक पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखती है, तो उसे पकड़वाने को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद दीपक का कहीं कोई अता पता नहीं था। तभी घटना वाले दिन से महज 5 दिन के बाद अचानक जो उसका भाई होता है दीपक के भाई के अकाउंट में, जिसका नाम मृत्युंजय होता है, उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट होते हैं। और हालांकि मोबाइल सर्विलांस पर था, तो पुलिस को भी ये तुरंत ही सूचना मिल जाती है। अब पुलिस ये सोचती है कि पैसे आए कहाँ से। अब पैसे डाले गए थे एचडीएफसी बैंक से। पुलिस तुरंत ही एचडीएफसी बैंक को कांटेक्ट करती है और कहती है कि इस अकाउंट पर आपने 1.5 लाख रुपए डाले हैं, वो कहाँ से डाले गए। बैंक वाले बताते हैं कि एक आदमी आया था, वो डिपॉजिट करके गया है। पुलिस उसको फोटो दिखाती है कि क्या ये व्यक्ति तो नहीं है। तो बैंक वाले कहते हैं कि हाँ सर, यही व्यक्ति आया था और पैसे डिपॉजिट करके गया है, लेकिन अभी तक तो वो पैसे डिपॉजिट करके चला भी गया है। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। पुलिस को ये तो पता था कि वो व्यक्ति यहीं आसपास ही है, बैंक में पैसे डालने गया है, लेकिन है वो कहाँ, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम बैंक के आसपास सादे कपड़ों में तैनात हो जाती है और साथ ही बैंक मैनेजर को ये हिदायत दी जाती है कि अगर दोबारा ये व्यक्ति आता है तो
जैसे ही आए तुरंत हमें इन्फॉर्म करो और उसको किसी न किसी बहाने से वहां इंगेज करके रखो। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है और इसने 4 हत्याएं की हैं। उसी दिन दोपहर लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास दीपक वापस बैंक आता है। हालांकि दीपक कोई मोबाइल यूज नहीं करता था, अपने स्मार्ट गिरी की वजह से कि कहीं मोबाइल की वजह से वो पकड़ा नहीं जाए, इसलिए वो बैंक आता है कि जो उसने पैसे डिपॉजिट किए थे वो उसके भाई के अकाउंट में पहुंच गए या नहीं पहुंचे। और जैसे ही वो बैंक आता है, बैंक मैनेजर पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उसको किसी न किसी बहाने से वहां इंगेज करके रखती है और तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दीपक को गिरफ्तार कर लेती है। दीपक को गिरफ्तार किया गया था और जब दीपक से पूछताछ शुरू होती है तो दीपक के चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। उसने 4 हत्याएं की थी, जिसमें से 3 हत्याएं वो उसकी खुद की बीवी और बच्चियां थी। उसके बावजूद दीपक के अंदर न किसी तरीके की कोई डर था और न कोई पछतावा था कि उसने अपने रिश्ते को बर्बाद किया है। पुलिस पूछती है कि तुमने अपनी बीवी बच्चों को क्यों मारा और साथ ही जो ट्यूशन टीचर थी उसको क्यों मारा। वो कहता है कि मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जिनको मारना चाहता था उसके लिए मुझे इनका भी मारना जरूरी था। वो कहता है कि उसका एक दोस्त होता है जिसे अय्याशी करने की आदत थी। वो पैसे उड़ाता था, अय्याशी करता था और उसकी संगत होने की वजह से मैं भी उसके जैसा हो गया। मुझे भी अच्छा लगने लग गया अय्याशी करना, पैसे उड़ाना, और इन्हीं सब के चलते मुझे भी आदत हो गई और मेरे ऊपर कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया। अब लॉकडाउन का वक्त था और कर्ज बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने अपने भांजे को फोन लगाया, उससे कहा कि मेरे को उसके पास गाड़ी थी कि उसने मैंने बोला कि वो मुझे गाड़ी दे दे, मैं चलाकर उसका कुछ अपना खर्चा भी निकाल लूंगा और साथ ही कुछ आमदनी भांजे को भी दे दूंगा। और ऐसा कहकर भांजा मुझे गाड़ी भी दे देता है, लेकिन उस गाड़ी से कोई ज्यादा इनकम हो नहीं पा रही थी। इतनी इनकम बिल्कुल नहीं हो पा रही थी कि मैं अपने परिवार के खर्चे उठाकर और कुछ पैसे मैं भांजे को भी दे सकूं। और जब मैं भांजे को लगातार कोई इनकम नहीं दे पा रहा था उसकी गाड़ी से, तो भांजा भी गुस्सा होकर मुझसे वो गाड़ी छीन लेता है। और इसी बात से मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा था। और तभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भांजे के पूरे परिवार को ही खत्म कर दूं, मेरे दोस्त को भी खत्म कर दूं, क्योंकि उससे भी मैंने कर्जा ले रखा था। और जब ये लोग मर जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं, तो मुझसे कौन कर्जा मांगेगा। अब जब पूछा जाता है कि तुमने अपनी बीवी बच्चों को क्यों मारा, तो कहता है कि मुझे ये कहीं ना कहीं ये जरूर पता था कि अगर मैं अपने भांजे की फैमिली और दोस्त का मर्डर करूंगा तो एक न एक दिन मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा, जेल की सलाखों के पीछे होऊंगा, और उसके बाद मेरे परिवार की जिंदगी कैसे चलेगी ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ मैं था। मेरी दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी, मेरी बीवी थी, और उन्हें दर बदर ठोकर खानी पड़ती, एक एक रुपए के लिए उन्हें भीख मांगना पड़ता, जो मैं नहीं चाहता था। और इसी वजह से मैंने बीवी और बच्चियों की हत्या कर दी। और रही बात ट्यूशन टीचर की, ट्यूशन टीचर को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर ट्यूशन टीचर गलत टाइम पे आ गई और उसने सब कुछ देख लिया था, और इसीलिए मुझे ट्यूशन टीचर को मारना पड़ा। अब मैंने मार तो दिया था, लेकिन ट्यूशन टीचर थी बहुत खूबसूरत, उसकी उम्र भी 21-22 साल के आसपास थी, काफी जवान थी, और मेरा मन उस टाइम पे उसको देखकर बहक गया और उसको मारने के बाद मैंने उसका रेप भी कर दिया। दीपक की उम्र लगभग 42-43 साल के आसपास थी, वहीं उसकी पत्नी की उम्र लगभग 35-36 साल के आसपास थी। और इस तरीके से एक नॉर्मल इंसान जो एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी था, उसने एक वेब सीरीज के आइडिया को अपने दिमाग में बांध लिया और उसी के चलते उसने पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी। दोस्तों, जो अपना निचली अदालत होती है वहां से तो फांसी की सजा दीपक को मिल चुकी है और उसे यही हिदायत की दी गई है कि उसको एक भी दिन के लिए बाहर ना छोड़ा जाए
और साथ ही उसे फांसी पर तब तक लटका के रखे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दीपक को फांसी होती है या नहीं, क्योंकि हमारा कानून बहुत लचीला है। उसको भी कई सारे ऐसे मिलेंगे, कई सारी चीजें उसको अपील करने के लिए मिलेंगे, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति से अपील कर सकता है वो जीने की। और हो सकता है आगे चलकर उसको फांसी ना मिले, उम्र कैद मिल जाए या जो भी है, वो तो वक्त के गर्भ में ही है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप देश दुनिया की ऐसी क्राइम स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, सच्ची घटना से रूबरू होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।